हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ईएमएस लिमिटेड के बारे में। आज इस वीडियो में हम इनका कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि ईएमएस लिमिटेड की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, ये कंपनी बिजनेस क्या कर रही है, इनका फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ईएमएस लिमिटेड का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, उसके बाद इनका मैनेजमेंट का कमेंट्री डिस्कस करेंगे ताकि हम समझ पाएंगे इनका फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है। तो ईएमएस लिमिटेड की बात करें तो इनका शेयर प्राइस 671 रुपए का करंट टाइम में ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप, ये अगेन एक स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप 3726 करोड़ है। इसका स्टॉक भी 24 का दिख रहा है। इसके अलावा आरओसी इनका 30% का है। इसी के साथ इनका आरओई भी देख सकते हैं कि 23% का काफी हेल्दी दिख रहा है। तो दोस्तों, इस कंपनी पे फर्दर स्टडी करने का मकसद ये था कि इसका चार्ट बहुत अच्छा दिख रहा था। अगर मैं 3 साल का चार्ट ओपन करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शेयर प्राइस सितंबर 23 में 266 रुपए का आसपास था। ये फिर नया हाई लगाया आपका फरवरी तक 573 रुपए का चला गया था। हालांकि 2024 के मार्च में ये शेयर प्राइस में काफी गिरावट हुई, 360-70 रुपए के आसपास था, लेकिन ये फिर लगातार ऊपर गया और 700 रुपए का हाई लगाया और अभी करंट टाइम में बहुत अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसमें फर्दर अपसाइड देखने को मिले। इसीलिए इस शेयर पे मैंने फर्दर स्टडी किया और क्या कुछ मुझे इंफॉर्मेशन मिली वो अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर इनके फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, यहाँ पे पीएनएल मैंने ओपन किया है। यहाँ पे 2020 में इनकी 326 करोड़ की रेवेन्यू थी। 2021 में कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन 2022 में 360 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। 2023 में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और 538 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया और 2024 में 793 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। यहाँ पे पिछले 3 सालों में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसी के साथ इनका नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि 2020 में ये 72 करोड़ का था, ये बढ़ करके 72 करोड़, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। लेकिन 2022 में इनका 79 करोड़, थोड़ा सा ग्रोथ हुई, लेकिन 2023 में 109 करोड़ का काफी अच्छी ग्रोथ और 2024 में यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन 40 से 50% की ग्रोथ देखने को मिली और 153 करोड़ का लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो कि काफी अच्छा दिख रहा है। इसी के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हालांकि थोड़ा सा अगर देखें तो ये डी ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे 31% का था 2022 में, यहाँ पे 2023 में 28% का हुआ और लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में 26 का है। तो मैनेजमेंट से पूछना जरूरी है कि गोइंग फॉरवर्ड इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या हो सकता है। हालांकि करंट लेवल पे ये काफी हेल्दी दिख रहा है, लेकिन मैनेजमेंट की फर्दर कमेंट्री देखेंगे कि इनका ग्रोथ आउटलुक और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से गोइंग फॉरवर्ड हो सकती है। इसी के साथ इनका अगर डिप्रिसिएशन देखा जाए तो ये काफी कम है। अभी देख सकते हैं कि 2022 में सिर्फ 3 करोड़ का डिप्रिसिएशन था, 2023 में भी 3 करोड़ का था, 2024 में रेवेन्यू बढ़ा है, उसी के साथ डिप्रिसिएशन भी बढ़ा है 7 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों, इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स से अगर कंपेयर करें जो कि 207 करोड़ का है, इसमें सिर्फ 7 करोड़ का डिप्रिसिएशन है, तो काफी अच्छा ये मुझे नंबर दिख रहा है। दोस्तों, इनके क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो ये भी काफी अच्छा नंबर्स है। मार्च 2023 में इन्होंने 190 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, जो कि लेटेस्ट क्वार्टर में 245 करोड़ का रेवेन्यू, काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसी के साथ नेट प्रॉफिट जो 36 करोड़ का था वो बढ़कर के 47 करोड़ का है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट दिसंबर क्वार्टर में ये 37 करोड़ का सिर्फ नेट प्रॉफिट था। यहाँ पे अच्छी खासी जंप देखने को मिला है। इसी के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख सकते हैं कि लेटेस्ट क्वार्टर में 28% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी हेल्दी दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे एक गौर करने वाली चीज ये है कि यहाँ पे कभी कभी अप्स एंड डाउन्स काफी ज्यादा है। जैसे कि देख सकते हैं कि सितंबर 2022 में 36%, फिर 28%, फिर 25% कम हो गया, फिर और ज्यादा कम हो गया 23%, फिर जंप हुआ 27%, 23%। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिला है, लेकिन मैनेजमेंट का कहना यही था कि अगर एक फाइनेंशियल ईयर में कंपेयर करें तो ये अच्छा दिखेगा। हालांकि क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे अप्स एंड डाउन्स क्यों हो रहे हैं, इसको हम मैनेजमेंट की कमेंट्री जब डिस्कस करेंगे तो वहां पे इसको समझेंगे। बैलेंस शीट पे नजर डालें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी बोरोइंग है 71 करोड़ की, हालांकि मार्च 2023 से बढ़ी हुई है। इसके अलावा इनका इक्विटी कैपिटल भी देख सकते हैं कि 47 से बढ़ करके 56 हो गया। इससे एक चीज तो क्लियर है कि इन्होंने फंड रेस किया है। कितना एग्जैक्ट फंड रेस किया है अभी कैश फ्लो वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिक्स्ड एसेट भी देख सकते हैं कि 54 करोड़ था, अभी बढ़ करके 94 करोड़ हो गया है। हालांकि
ओवरऑल बैलेंस शीट के सामने काफी कम है, इसीलिए इनका डिप्रिसिएशन काफी कम दिख रहा था। अदर एसेट्स की बात करें तो इनका इन्वेंट्री लेवल तो काफी कम है, जो कि 105 करोड़ था वो घट करके 89 करोड़ का हो गया। इसके साथ ट्रेड रिसीवेबल, हालांकि रेवेन्यू बढ़ा इसी वजह से 124 करोड़ से बढ़ करके 243 करोड़ हो गया। कैश इक्विवेलेंट भी काफी हेल्दी लेवल पे दिख रहा है, 121 करोड़ का लास्ट ईयर कैश था, अभी भी इनके पास 120 करोड़ पे कैश है। हालांकि ये कैश जो इनके पास आया हुआ है ये इक्विटी डाइल्यूट करके इन्होंने जो फंड रेज किए वहां से आया हुआ है, इनके बिजनेस से एक्रू नहीं हुआ है। इनके कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें जो कि ये बताता है कि बिजनेस में क्या कैश आया है और कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो बिजनेस में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये देख सकते हैं कि -116 करोड़ है। इसके अलावा 2023 में भी -25 करोड़ था। तो अभी तक इनका बिजनेस में कैश जनरेट नहीं हो रहा है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे नजर डालें तो ये भी -70 करोड़ का मतलब कैपेक्स इन्होंने किया है, इसीलिए हम देख सकते थे कि यहाँ पे इनकी फिक्स्ड एसेट बढ़ी हुई थी। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को यहाँ पे प्लस करके देख सकते हैं इनका प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स जो कि 163 करोड़ इन्होंने रेस किए हैं इक्विटी डाइल्यूट करके। यहाँ पे बोरोइंग से भी इनके पास 25 करोड़ का डेट उठाया है और 6 करोड़ का इंटरेस्ट भी पे किया है और डिविडेंड भी 6 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है। इनके रेशियोज को डिस्कस करें तो यहाँ पे इन्वेंट्री डेज और डेज पेबल कुछ शो नहीं कर रहा है। इनको पेमेंट मिलने में टाइम लग जाता है, जो कि डेप्टर डेज में पता लग रहा है कि लास्ट ईयर इनको 84 दिन का टाइम लग रहा था, अभी 112 दिन का इनका टाइम लग रहा है। तो तकरीबन 3 से 4 महीने का टाइम लगता है जब इनको पेमेंट मिलता है। हालांकि रिसेंट टाइम में हमने देखा कि इनका बिजनेस अच्छा ग्रो हुआ है, इसी वजह से इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ा सा लंबा चल रहा है जो कि 156 डेज का है। इसी वजह से इनका कैश फ्लो बिजनेस में जनरेट नहीं हो रहा। हालांकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये काफी हेल्दी लेवल पे है। 2021 में भी 37% का था, 2022 में 33% का, 2023 में भी 33% का था, अभी 2024 में भी 30% का मेंटेन कर रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो काफी हेल्दी दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नजर डालते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है 69.7% है, जो कि पिछले 4-5 क्वार्टर से कांस्टेंट बनी हुई है। इसी के साथ एफआईज की एक अच्छी होल्डिंग हुआ करती थी 7.26, अभी कंप्लीटली एग्जिट कर चुके हैं, अभी लेस देन 1% होल्डिंग है। डीआईज की जो होल्डिंग थी 1.78, अभी कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिला है, 1.58 है। यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग जो 21.28% थी वो बढ़ करके 27.84 हो गया। इसके अलावा नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी काफी बढ़े हुए हैं, पिछले क्वार्टर्स 43,000 थे, अभी बढ़ करके 58,000 हो गए। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है, एफआईज की ऑलमोस्ट लेस देन 1% हो गई है, डीआईज की भी सेम है, पब्लिक की होल्डिंग बढ़ गई है। तो यहाँ पे मेजर चेंजेस देखने को मिला है एफआईज में, जिनकी होल्डिंग कम हुई है, पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी हुई है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि ईएमएस लिमिटेड का चार्ट काफी अच्छा दिख रहा था। इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 2-3 सालों में इन्होंने 30-40% की ग्रोथ रिपोर्ट की है। इसके अलावा अगर इनकी बात करें बैलेंस शीट की तो इन्होंने इक्विटी डाइल्यूट करके फंड रेज किया है। बिजनेस में वर्किंग कैपिटल थोड़ा ज्यादा लग रहा है, इस वजह से कैश फ्लो अभी जनरेट नहीं हो पा रहा। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो काफी अच्छा है। इन्वेस्टर्स वाले सेक्शन में हमने देखा कि एफआईज की होल्डिंग कम हुई है और पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी हुई है। अब आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है अपने बिजनेस के बारे में, आने वाले सालों में क्या आउटलुक हो सकता है। चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इनके कंपनी ओवरव्यू की बात करते हैं, थोड़ा सा बिजनेस के बारे में समझते हैं। तो इन्होंने बिजनेस 2010 में स्टार्ट किया था और ये सर्विसेज दे रहे हैं ईपीसी और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का। और यहाँ पे जो इनके पास जो प्रोजेक्ट मिलते हैं ये सीवरेज सॉल्यूशन है, वाटर सप्लाई सिस्टम है और वेस्ट वाटर स्कीम्स है। तो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है आपका ईएमएस लिमिटेड, ये सीवरेज सॉल्यूशन और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये दोनों जो फोकस एरिया इस पे ये काम करते हैं। और इनके क्लाइंट की बात करें तो ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट उठाते हैं, जहाँ पे स्टेट की गवर्नमेंट और ये लोकल गवर्नमेंट है उनके प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। इनकी करंट ऑपरेशन की बात करें तो इनका जो ज्योग्राफिक फोकस है, इनका मेन जो काम चल रहा है राजस्थान में, उत्तराखंड में इनको काफी अच्छे प्रोजेक्ट अभी ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं और इनको रिसेंट में कुछ बड़े ऑर्डर्स भी मिले हैं। कितना एग्जैक्ट ऑर्डर मिला है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यूपी में और बिहार में भी इनका काम चल रहा है। इसके अलावा रिसेंटली इन्होंने मुंबई में एक बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जिसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है 325 करोड़ की है। इनके थोड़ा ग्रोथ और फाइनेंशियल आउटलुक को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि पास्ट में भी इनकी 30 से 40% की ग्रोथ थी और अभी भी ये 35 से 40% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि इनका लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में 800 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, लेकिन अभी इनके पास 1835 करोड़ के ऑर्डर्स थे 31 मार्च 2024 तक। और इनके की ऑर्डर्स की बात करें तो यहाँ पे विकास नगर में वाटर सप्लाई और सीवेज पे काम कर रहे हैं जो 478 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मेरठ में एक प्रोजेक्ट चल रहा है 35 करोड़ का। इसके अलावा
अलावा इन्होंने 4000 करोड़ के ऑर्डर बीट किए हैं। तो ये जो 4000 करोड़ के ऑर्डर बीट किए हैं, इनका कमिंग मंथ में रिजल्ट आएगा कि इनको ऑर्डर अलॉट हो रहे हैं या नहीं। तो इसके अलावा इनके पास जो प्रोजेक्ट है, इसकी एग्जीक्यूशन और टाइमलाइन की थोड़ा बात करते हैं। तो करंट टाइम में इनके पास 1800 करोड़ रुपए के ऑर्डर है। तो इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में इनको 2 साल का टाइम लग सकता है। मतलब कि अभी करंट टाइम में 1800 करोड़ के ऑर्डर हैं, 2 साल में पूरा करना है। तो 800 से 900 करोड़ रुपए तो हर हाल में इनका रेवेन्यू आएगा। इसके अलावा नए प्रोजेक्ट जो ये विन करेंगे उसमें भी इनको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इन्होंने जो 4000 करोड़ रुपए के ऑर्डर जो बिड किए हैं, यहाँ पे इनका सक्सेस रेट 10 से 15% का हो सकता है। मतलब कि अगर ये 500 से 800 करोड़ रुपए के भी ऑर्डर अगर जीत जाए तो इनका FY25 के लिए ऑर्डर बुक जो तकरीबन 2500 करोड़ रुपए के ऑर्डर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने रेगुलेटरी फाइलिंग में अभी रिसेंटली बताया, जो 12 जुलाई का ये अपडेट है, यहाँ पे इनको उत्तराखंड में 141 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिले हुए हैं। इसी के साथ इनका 19 जुलाई यानी एक हफ्ते के बाद फिर इनको ऑर्डर मिले, काफी बड़ा ऑर्डर मिला, 535 करोड़ रुपए का इनका पास ऑर्डर मिला है, जो कि कंपनी की हिस्ट्री में अभी तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। तो दोस्तों जैसा कि इन्होंने मैनेजमेंट कमेंट्री में ही बता दिया था कि इनके पास अच्छे ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, इसी वजह से शेयर प्राइस भी देख सकते हैं कि जैसे ही क्वार्टरली अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है और शेयर प्राइस इनका जो 400-500 रुपए का हुआ करता था, अभी नए लेवल टच कर रहा है और 700 का हाई लगा है और बहुत अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा है। ये जुलाई में जो अपडेट आया है, इसकी वजह से इसमें हो सकता है कि अक्यूमुलेशन स्टार्ट हो रहा और फ्यूचर में हमें फर्दर अपसाइड देखने को मिले। तो दोस्तों वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप ढूंढ रहे हो कि कौन से बढ़िया स्टॉक है जिसमें हम इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न ला सकते हैं, तो आप हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, आपको कुछ डिस्कस करना है कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हमसे जोड़ करके किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसको और डिटेल में डिस्कस करना है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये EMS का जो वाटर सेक्टर है, इसके अगर इनसाइट्स की बात करें, जो कि ये ओवरऑल इंडस्ट्री कैसी चल रही है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने बताया कि पोस्ट इलेक्शन इनको 70,000 करोड़ रुपए के वाटर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो देखिए ये अमाउंट बहुत बड़ा है, ये छोटी सी कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है और मैनेजमेंट ने कई बार ये मेंशन किया कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, मतलब काम की कमी है ही नहीं। और जैसे ही हमारी साइज ग्रो करेगा, हमारे पास वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगा, हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट को बीट करेंगे और हमारा ग्रोथ होगी। और ये इसीलिए इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि 35 से 40% ग्रोथ अभी भी लाई जा सकती है। हालांकि पिछले 2-3 सालों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन फ्यूचर में इसमें और भी ज्यादा ग्रोथ होने वाली है। तो दोस्तों इनके बिलिंग और पेमेंट का भी सिस्टम समझ लेते हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं, इसमें पेमेंट का काफी इश्यूज होता है, काफी ज्यादा टाइम भी लगता है। तो अगर इनकी बिलिंग और पेमेंट की बात करें तो इनका पेमेंट प्रोसेस मुझे काफी अच्छा लगा। यहाँ पे बिलिंग जो हो रही है माइलस्टोन के बेसिस पे हो रही है, मतलब 300-400 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो पूरा एक बार में पेमेंट नहीं होगा। जैसे ये कुछ छोटे माइलस्टोन पूरे करते हैं, इनका पेमेंट रिलीज होता रहता है। तो यहाँ पे इनका जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो मल्टीपल माइलस्टोन में कन्वर्ट हो जाता है और जैसे ही एक माइलस्टोन अचीव करते जाते हैं, इनका पेमेंट रिलीज होते जाता है। तो बहुत अच्छी चीज है। इससे एक चीज तो है कि पेमेंट इनका सिक्योर है, पेमेंट इनका मिलता रहेगा और यही फास्टर पेमेंट की वजह से इनका ROC और ROE भी देख सकते हैं कि काफी अच्छा, मोर देन 20-25% का दिख रहा है। दोस्तों इसके अलावा इनका सेक्टर फोकस की बात करें तो यहाँ पे सीवरेज सेक्टर में ये काम करते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन काफी हाई है। ऐसा इसलिए है कि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा हायर साइड होता है। हालांकि अगर दूसरी कंपनी जैसे VA-Tech वेबैग हमने पास्ट में डिस्कस की थी, तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12-13% का दिख रहा था। हालांकि इनका ऑपरेटिव प्रॉफिट मार्जिन 27 से 28% का काफी हाई दिख रहा है। तो इनकी वजह यही है कि ये सीवरेज सेक्टर में काम कर रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन सिनेरियो अच्छा है, इनको अच्छे मार्जिन मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसके अलावा इनका जो रिसेंट कुछ बीट है और इसके अलावा जो बड़े बड़े बीट कर रहे हैं, इसके लिए फंडिंग कहाँ से आएगी, क्योंकि बड़े ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको जरा डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने उत्तराखंड में अभी बीट किया था, जो कि ABD फंडेड प्रोजेक्ट था। यहाँ पे 300 से 800 करोड़ की ये प्रोजेक्ट है जिनको इन्होंने बीट किया है। और अच्छी बात ये है कि जो पार्टिसिपेशन है सिर्फ 2 से 3 बीडर है पर टेंडर में। तो यहाँ पे जो कंपटीशन है, मुझे लग रहा है कि प्लेयर्स काफी कम है। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 से 3 बीडर ही है, तो यहाँ पे मिलने का चांसेस इनको काफी ज्यादा है। इसके अलावा 3-4 टेंडर्स है जिनका रिजल्ट का अभी वेट कर रहे हैं। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट इनको मिल चुका है, इसके अलावा 2-3 टेंडर ऐसे हैं जहाँ पे रिजल्ट आना अभी बाकी है। लेकिन दोस्तों अभी हमने दिखाया था कि 500 से 600 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिले हैं, जो कि क्वार्टरली अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद इनको ऑर्डर ये मिल चुके हैं। तो दोस्तों इनको अभी जो रिसेंट में प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, यहाँ पे इनके फंडिंग सोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा है। इसके अलावा एक्सटर्नल लीडिंग एजेंसी है जैसे कि ADB एशियन डेवलपमेंट
डेवलपमेंट बैंक जीका जापान की एंटिटी है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक से इनको फंडिंग मिल रही है। तो ये सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां से इनको फंडिंग मिल रही है। इसके अलावा ये फंडिंग की बात करें काफी सिक्योर है और स्मूथ पेमेंट मिल रहा है, तो काफी अच्छी चीज है जहाँ पे इनको पेमेंट अच्छे मिल रहा है। अब इनको अच्छे बड़े प्रोजेक्ट बिड करना है और वहाँ पे एग्जीक्यूट करके यहाँ पे इनको रेवेन्यू करना है। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स की बात करते हैं। तो मैनेजमेंट ने मार्जिन और एक्सपेंडिचर की बात करी, तो मार्जिन भी बताया कि FY25 में 27 से 28% का हो सकता है, जो कि काफी हेल्दी लेवल पे मेंटेन कर सकता है। तो दोस्तों इनका कैपेक्स बताया कि इनका मिनिमल है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मशीनरी की रिक्वायरमेंट है सारा रेंट पे लेते हैं। तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है ये रेंट पे उठा लेते हैं, फिर वापस कर देते हैं। तो ये काफी अच्छी चीज होती है। जैसे कि इनको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया तो वहाँ पे ज्यादा मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी तो तुरंत ये रेंट पे ले सके, और जब छोटे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे वहाँ पे इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी नहीं, तो वहाँ पे इनके पास जो एक्स्ट्रा मशीनरी पड़ेगी वो काम नहीं आ पाएगी। जब रेंट पे होता है काम तो ये काफी अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी है, जब जितनी जरूरत है ये अपना रेंट पे हायर करके अपना काम डिलीवर कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमने देखा था कि डिप्रिसिएशन इनका काफी कम था। PNL में देख सकते हैं कि डिप्रिसिएशन सिर्फ 7 करोड़ रुपए का दिख रहा है। इसी के साथ इनका फिक्स्ड एसेट भी देख सकते हैं कि सिर्फ 94 करोड़ का है। इतना कम इसलिए है कि जो भी इनके पास मशीनरी की रिक्वायरमेंट है सारा रेंट पे ले रहे हैं, जो कि काफी अच्छा है। इससे इनका जो बिजनेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट है काफी कम हो जाती है, जिससे इनका प्रॉफिटेबिलिटी काफी इंप्रूव हो जाती है। तो दोस्तों इनका मेजर जो काम है EPC का है, लेकिन OEM से भी इनको काम आ रहा है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से 10% रेवेन्यू आ रहा है, और जैसे ही एक प्रोजेक्ट ये डिलीवर के कंप्लीट करते हैं यहाँ से भी इनका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम स्टार्ट हो जाता है और वहाँ से भी रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। कोई अगर प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया और डिलीवर किया और वहाँ से 10 से 15 साल तक इनको रिकवरिंग रेवेन्यू आता रहेगा। तो दोस्तों अक्सर हमने देखा है कि जो EPC का काम होता है अक्सर सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी चलती है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ऐसा कोई सब कॉन्ट्रैक्ट वाला काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लेबर है यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जो कि छोटे छोटे स्मॉल टास्क के लिए ये लेबर हायर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और मटेरियल है जो डायरेक्टली परचेस करते हैं। इसके अलावा मार्जिन्स पे फर्दर कमेंट्री की और बताया कि EPC और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो भी काम है इसमें मार्जिन दोनों में इनका सिमिलर होता है। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर मिक्स इनका चेंज होता है, जैसे कि EPC का पोर्शन कम होता है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम ज्यादा होता है, तो मार्जिन उनका सिमिलर रेंज में रहने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो का एंडिंग पार्ट कंक्लूजन, तो अगर मैं EMS लिमिटेड को कंक्लूड करूं तो यहाँ पे इनकी पिछले 2-3 सालों की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। हमने देखा कि कंपनी ने 30 से 40% की ग्रोथ रिपोर्ट किया। हालांकि वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ा सा ज्यादा है, जिस वजह से ग्रोथ सस्टेन करने के लिए इनको एक्सटर्नल फंडिंग की रिक्वायरमेंट थी। करंट टाइम में इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन था वो नेगेटिव में शो कर रहा है, लेकिन मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है कि फ्यूचर में जो भी ग्रोथ होगी वो 30 से 40% पर सस्टेन हो सकती है। इसके अलावा मार्जिन भी सस्टेन कर सकता है। इंडस्ट्री में काम की कोई कमी नहीं है। इनकी साइज जैसी बढ़ेगी ये बड़े बड़े ऑर्डर बीट करके वो उसको विन कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट करके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव अपना अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कंपनी तो मुझे काफी अच्छी लगी। एक जो इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो अभी नेगेटिव में है, तो मैं वेट करूंगा कि इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन थोड़ा पॉजिटिव हो जाए। इसके अलावा थोड़ा सा बिट पाइपलाइन जो है, हालांकि इन्होंने रिसेंट पे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट विन किए, 1-2 प्रोजेक्ट और इनको मिल जाए तो हमारी विजिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी कि फ्यूचर में भी इनको ऑर्डर्स मिलेंगे। हालांकि PE रेशियो देखे तो काफी कंफर्टेबल लेवल पे है, 24 का है। वो इसीलिए कि अभी इनका बिजनेस में कैश फ्लो आ नहीं रहा है, तो जैसे ही कैश फ्लो आना शुरू होगा तो इसकी PE की रेटिंग भी हो सकती है। तो दोस्तों जहां तक इसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का सवाल है, अभी मैं थोड़ा सा टाइम के लिए और इसको ट्रैक करूंगा, फिर उसके बाद कोई डिसीजन बनाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों आपकी क्या इसमें इन्वेस्टमेंट है उसको कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे जरूर बताएं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लिख करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।